मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत। कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को दी मंजूरी। केंद्र सरकार के डीडी एक्ट के तहत इस परियोजना को ठहराया सही। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कोरोना वायरस के चलते फरवरी माह के मध्य तक लगाया लॉकडाउन। लोगों से की अपने अपने घरों में रहने की अपील। उत्तर प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन का चलेगा ड्राई रन। 12 जगहों पर वैक्सीन को लेकर किया जा रहा है ड्राई रन। 600 लोग ड्राई रन में लेंगे भाग। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अधिकारियों ने 60 किलो केसर किया जब्त। 2 अफगानी नागरिकों से जब्त किया गया केसर। बरामद किए गए केसर की कीमत आंकी जा रही 90 लाख से 1 करोड़। कोरोना संक्रमण के बीच देश में बर्ड फ्लू का बड़ा खतरा। देश के 6 राज्यों में हजारों की संख्या में पक्षियों की हो रही है मौत। अलर्ट मोड पर दिखा प्रशासन। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लोकमंच और मैं हूं आपके साथ आफरीन अली। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात अंबेडकर नगर की करेंगे। आपको बता दें कि प्रदेश में प्रधानी के चुनाव का ऐलान होते ही वारदातें शुरू हो गई हैं। आपको बता दें कि दिन दहाड़े प्रधान प्रतिनिधि और उनके भाई की गोली मारकर हत्या कर दी गई है और हत्यारे मौके से फरार हो गए हैं। दिन दहाड़े हुए डबल मर्डर से अब इलाके में हड़कंप मचा हुआ है, तो वहीं पुलिस मामले की जांच पड़ताल में भी जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि प्रधानी चुनाव और जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में काफी दिनों से लगातार ये विवाद चल रहा था। दूसरा पक्ष परिवार रजिस्टर में अपना नाम बढ़वाना चाहता था, जिसका मजगवा ग्राम प्रधान प्रतिनिधि अनिल मिश्र विरोध कर रहे थे। वहीं सूचना पर पहुंचे एसपी आलोक प्रियदर्शी ने घटनास्थल का जायजा लिया है और उन्होंने बताया है कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है और दबिश भी यहां पर दी जा रही है। का विरोध करने के लिए आज जो प्रधान हैं मल्लूपुर गांव के, वो और उनके भाई वहां गए थे तहसीलदार के ऑफिस में। वहां से लौटते समय यहीं इस हटमेंट के पास इनकी आपस में कुछ कहासुनी हुई, जिसमें अमित सिंह और उनके साथ जो लोग बैठे थे उन्होंने गोली चलाई और प्रधान जो हैं उनके और उनके भाई को गोलियां लगी, जिनको तत्काल आजमगढ़ यहाँ से पास है वहाँ अस्पताल में ले जाया गया। वहाँ जिनका उपचार के दौरान उनकी बताया जाता है कि उनकी मृत्यु हो गई है और विरोध करने। इसी बीच बड़ी खबर गाजियाबाद से सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि मुरादनगर शमशान घाट में हुए हादसे में अब पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। दोषी ठेकेदार अजय त्यागी को पुलिस ने यहां से गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद बताया जा रहा है कि ठेकेदार पर 25,000 का इनाम घोषित किया गया था। 3 आरोपी पहले ही इस मामले में जेल जा चुके हैं। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं गाजियाबाद से, जहां पर मुरादनगर में शमशान घाट में भीषण हादसा हो गया था, जिसमें कई लोगों की मौत हुई थी। अब इस मामले को लेकर पुलिस ने यहां पर बड़ी कार्रवाई की है। दोषी जो इस हादसे का ठेकेदार, जिसके पास इसको बनाने का टेंडर था उस समय, उस दोषी ठेकेदार को अब पुलिस ने यहां से गिरफ्तार कर लिया है, क्योंकि इस आरोपी पर पहले ही 25,000 का इनाम घोषित था। जिसके बाद अब बड़ी कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई है। दोषी इस ठेकेदार को यहां से गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले भी 3 आरोपी इस मामले में जेल जा चुके हैं। बीजेपी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह रामनगरी अयोध्या पहुंचे हैं, जहां गाजियाबाद में हुई घटना को निंदनीय बताया गया है। उन्होंने कहा कि लोग हर विषय पर नेताओं को गाली देते हैं, लेकिन इसे किसी नेता ने नहीं बनाया है, इसे इंजीनियर ने बनाया है। वहीं बीजेपी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कोरोना वैक्सीन पर गैर जिम्मेदाराना बयान अखिलेश ने दिया। तो आपको बता दें कि बीजेपी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह रामनगरी अयोध्या पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने गाजियाबाद में हुए हादसे को निंदनीय बताया और कहा कि यहां पर हर विषय पर नेताओं को गाली दी जाती है, लेकिन इसे
किसी नेता ने नहीं बल्कि इंजीनियर ने बनाया है। इसकी तो जितनी निंदा की जाए वो कम है और सरकार ने कार्रवाई की है, इसका स्वागत है, लेकिन ये मामूली घटना नहीं है। और लोग तो नेताओं को गाली देते हैं, हर विषय पर नेताओं को गाली देते हैं, लेकिन किसी नेता ने तो उसको बनाया नहीं होगा, बनाया तो कोई इंजीनियर होगा। तो जो लोग इसमें शामिल थे और जिन लोगों के कारण ये गिरा है, उनके खिलाफ बहुत कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। अब इसकी तो जितनी निंदा की जाए वो कम है। इसी बीच बड़ी खबर हमीरपुर से सामने आ रही है, जहां पर अज्ञात कारणों के चलते घर में भीषण आग लगने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि हादसे में 8 बकरियों की मौके पर ही जलकर मौत हो गई है। साथ ही घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो चुका है। कड़ी मशक्कत के बाद फिलहाल इस आग पर काबू पा लिया गया है। बिवाड़ थाना क्षेत्र के निवादा गांव का मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको हमीरपुर से दे रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं इतनी ये भीषण आग थी जिसमें कई बकरियां जलकर उनकी मौत हो चुकी है। अज्ञात कारणों के चलते ये घर में आग लगी थी, जिसके बाद मौके पर पहुंची दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद फिलहाल आग पर भी काबू पा लिया गया है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं हमीरपुर से, जहां पर अज्ञात कारणों के चलते ये भीषण आग लग गई थी। घर में ये आग लगी थी, जहां पर घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो चुका है। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त कई बकरियां घर में मौजूद थी, जिसके बाद जलकर उनकी भी मौके पर ही मौत हो गई है। फिलहाल इस भीषण आग पर काबू पा लिया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमीरपुर से हमारे संवाददाता मोहित माटा ऑनलाइन पर जुड़ गए हैं। मोहित, ये भीषण आग लगी है, क्या कुछ अपडेट है? देर रात ही अज्ञात कारणों के चलते घर में आग लग गई और देखते ही देखते आग ने बहुत ही विकराल रूप धारण कर दिया और जिसमें से घर की जो गृहस्थी की पूरी सामग्री थी वो जलकर खाक हो गई। साथ ही में घर में बंधे हुए 8 मवेशियों के जलने की बात कही जा रही है। हालांकि इसकी पूर्णतया पुष्टि नहीं हो पा रही है, लेकिन जो राहत और बचाव कार्य के तौर पर जो प्रशासनिक अमला है वो भी क्षति के आंकलन के लिए पहुंच चुका है और उसके नुकसान के आंकलन किए जा रहे हैं। जी, अभी तक नुकसान का आकलन नहीं किया गया है मोहित? मौके पर पहुंची राजस्व की टीम ने क्षति के आंकलन के प्रयास शुरू कर दिए हैं। जो भी क्षति हुई है, जो घर के गृहस्थी का जो सामान जलकर खाक हुआ है, उनके अनुमान लगाए जा रहे हैं। जो भी मवेशी उसमें जलकर खाक मृत्यु हुई है उनके भी अनुमानित लागत या अन्य चीजों की आंकलन किए जा रहे हैं। जी मोहित, किन कारणों के चलते यह हादसा हुआ है, क्या कोई जानकारी आपके पास? अभी परिजनों के अनुसार अभी भी घटना के कारणों का पता नहीं लगाया जा सका है, क्योंकि परिजनों का कहना है कि देर रात अचानक से घर में लपटें उठी हैं और अभी उनको भी कारणों का पता नहीं चल पा रहा कि किन कारणों के चलते आग लगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मोहित तमाम जानकारी। वहीं हरदोई पुलिस ग्राम प्रधानी के चुनाव के चलते अवैध कारोबार पर लगाम लगाने के लिए सक्रिय दिखाई दे रही है, जिसके चलते हरदोई की बैनीगंज पुलिस ने एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। आपको बता दें कि पुलिस को भारी मात्रा में बने और अध बने अवैध शस्त्र, साथ ही फैक्ट्री चलाने के उपकरण भी बरामद हुए हैं। वहीं पुलिस ने एक टॉप 10 अभियुक्त को भी गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही बताया जा रहा है कि गिरफ्तार अभियुक्त का भाई भागने में सफल रहा है, जिसकी पुलिस अभी भी तलाश कर रही है। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी कपिल देव सिंह ने बताया है कि बेनीगंज पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का खुलासा किया और इस दौरान भारी मात्रा में बने और रद्द बने अवैध शस्त्र बरामद कर लिए गए हैं। साथ ही अभियुक्त राम किशोर को गिरफ्तार कर लिया गया है। कार्रवाई की गई है, उसमें भारी मात्रा में बरामदगी हुई है। इनके पास से मशीनें बरामद हैं, असलहा बने हुए बरामद हैं, अध बने हैं और असलहे बनाने के सामान आज बरामद हुए हैं। इनको कोतवाली बेनीगंज पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है और पुलिस द्वारा कार्रवाई
इसी बीच बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां पर कमिश्नरेट पुलिस में कई पुलिस कर्मियों के तबादले होने की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि पश्चिमी जोन में 27 दरोगा को तैनाती मिली है। साथ ही डीसीपी पश्चिम देवेश कुमार पांडे ने ये लिस्ट जारी की है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि खाली चौकियों पर कई दरोगाओं की नियुक्ति की गई है। तो बड़ी और अहम खबर आपको लखनऊ से दे रहे हैं, जहां पर कमिश्नरेट पुलिस में कई पुलिस कर्मियों के तबादले करने को लेकर सूची जारी कर दी गई है। पश्चिमी जोन में 27 दरोगा को ये तैनाती मिली है, जिसमें डीसीपी पश्चिम देवेश कुमार पांडे ने ये सूची जारी की है। खाली चौकियों पर कई दरोगाओं की नियुक्ति कर दी गई है। बड़े और अहम जानकारी दे रहे हैं आपको लखनऊ से, जहां पर खाली चौकियों पर कई अब दरोगाओं की यहां पर नियुक्ति कर उन्हें भर दिया गया है। आपको बता दें कि डीसीपी पश्चिमी देवेश कुमार पांडे ने ये लिस्ट जारी की है, जिसमें बताया जा रहा है कि 27 दरोगा को तैनाती दी गई है। तो बड़ी और अहम जानकारी लखनऊ से आपको दे रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए यूपी ब्यूरो आसिफ बेग हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आसिफ, कमिश्नरेट पुलिस में कई पुलिसकर्मियों के यहाँ पर तबादले किए गए हैं, तो किन किन पुलिसकर्मियों के तबादले किए गए हैं? जी, आपको बता दूं कि पश्चिमी जोन में 17 दरोगाओं को नई तैनाती मिली है और इसकी लिस्ट जो है डीसीपी पश्चिमी देवेश कुमार पांडे ने जारी की है। आपको बता दूं कि कानून व्यवस्था को लेकर लखनऊ में जो है पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे थे और यह भी माना जा रहा था कि पुलिस की कमी की वजह से जो चौकियां खाली है उसकी वजह से जो है अपराधों में बढ़ोतरी हो रही है। इसको लेकर जो है डीसीपी ने 27 दरोगाओं को तैनाती दी है और कुछ दरोगाओं को एक चौकी से दूसरे चौकी पर तैनात भी किया है। माना जा रहा है कि जो तबादले भारी संख्या में किए गए हैं, इससे कानून व्यवस्था को एक मजबूती मिलेगी और अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई जो है जो नहीं हो पा रही थी पुलिस कर्मियों के अभाव में, उस पर भी जो है एक सफलता मिलेगी। आपको बता दूं कि जिस तरह से जो है कुछ दरोगा इसमें ऐसे भी शामिल है जो कई सालों से एक ही जगह पर तैनात थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करते हुए उनको दूसरी चौकियों पर तैनात किया गया है। जी आपके चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ तमाम जानकारी के लिए। वहीं जौनपुर में ट्यूशन के लिए निकले छात्र अभिषेक का अपहरण और फिर उसकी हत्या की घटना पर शोक संवेदना जताने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता और शाहगंज के सपा विधायक शैलेंद्र कुमार यादव मृत छात्र अभिषेक यादव के घर पहुंचे, जहां विधायक ने घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार अपराध के रोकथाम में विफल है। अपराधी बड़े ही आसानी से घटना को अंजाम दे रहे हैं। वहीं अभिषेक सपा विधायक ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए सरकार पर हमला बोला। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं जौनपुर से, जहां पर ट्यूशन के लिए एक निकले छात्र के अपहरण के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद शोक संवेदना जताने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता और शाहगंज के सपा विधायक शैलेंद्र कुमार यादव मृतक के घर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने सांत्वना परिजनों को दी और इसी के साथ इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए सरकार पर भी उन्होंने जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अपराध की रोकथाम में विफल साबित हो रही है। देखिए, सबसे तो पहली बात ये है, ये जितना जघन्य अपराध है इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। और मैं समझता हूँ ऐसे अपराधियों के खिलाफ तो सरकार को फास्ट कोर्ट में मुकदमा चलाकर 1 महीने के अंदर इस पर निर्णय लाना चाहिए और 1 महीने के अंदर न्यायालय से इन्हें सज़ा दिलाने का काम सरकार को करना चाहिए। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार जिस तरह से रोज़ लफाजी व्यक्त कर रहे हैं, जिस तरह की बातें कर रहे हैं, अपराध पर नियंत्रण होने का दावा कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ये लफाजी के अलावा कुछ नहीं है। अगर आप अपराध मुक्त प्रदेश की बात कर रहे हैं तो आप बताइए नए और ज्यादा जानकारी के लिए जौनपुर से हमारे संवाददाता विवेक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विवेक, छात्र के अपहरण और हत्या मामले में सपा नेता
शैलेंद्र कुमार उसके घर पहुंचे थे, क्या कुछ जानकारी आपके पास? आफरीन जी बिल्कुल आपको बता दूं, जौनपुर में ट्यूशन के लिए निकले छात्र अभिषेक का अपहरण, फिर उसके बाद हत्या कर दी गई। घटना 2 दिन पुरानी। उसके बाद जो घटना के बाद जो है सपा नेता जो सारण के विधायक ललई यादव जो है परिवार वालों को जो है सांत्वना देने पहुंचे थे यहाँ पे। वहीं ललई यादव मीडिया से बात करते हुए जो है योगी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि घटना अत्यंत ही दुखद है और सपा विधायक ने कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाया है और सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा है घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए प्रदेश सरकार ने अपराध और रोकथाम विफल है, प्रदेश सरकार को भी निशाना लिया। लेकिन आपको बता इसी घटने को लेकर और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी जो है और ट्वीट के माध्यम से जो है योगी सरकार के पर हमला कहा था जी, सुरक्षा को लेकर। जी विवेक, अभी इस मामले में पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है? जी बिल्कुल आपको बता दो, इस मामले में पुलिस की जांच की हम बात करें 2 लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेज दी। लेकिन जो है जौनपुर में सबसे बड़ा मामला कहा जाए जो है बच्चे की जो अपहरण होता है उसके बाद फिरौती मांगे, फिर पुलिस जो है बच्चे को बचाने में नाकाम रहती है और बदमाशों ने जो है 2 बच्चों को जो बच्चे की मौत की नींद सुला देते हैं। वहीं माने तो जो है बताया जाता है बदमाश जो है जो आरोपी जो है बच्चे के घर की थोड़ी दूर पर उसका घर था। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक तमाम जानकारी के लिए। वहीं साल भर से कोविड-19 से जूझ रहे लोगों को निजात देने के लिए टीकाकरण की तैयारियों में स्वास्थ्य महकमा लगा हुआ है। वैक्सीन की डोज को सुरक्षित रखने की व्यवस्था के साथ ही ड्राई रन की तैयारियां हो चुकी हैं। सुबह 9 बजे से 2 शहरी और 3 ग्रामीण केंद्रों पर फॉर्म भराए जा रहे हैं। साथ ही पहले चरण में डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ, दूसरे चरण में कोरोना योद्धाओं जैसे पुलिसकर्मियों, प्रशासन, राजस्व कर्मियों को टीका लगाए जाएंगे। जिसके बाद तीसरे चरण में 50 वर्ष से अधिक के लोग जो शुगर या कई बीमारियों के चपेट में हैं। पहले चरण में 12,020 लोगों के टीकाकरण की तैयारियां की जा चुकी हैं। पहले फेज में 12,020 हेल्थ केयर वर्कर्स को टीका लगना है। उसके बाद दूसरे चरण में डेटा फीडिंग का काम चल रहा है, जिसमें कि फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जैसे हमारे कांस्टेबल्स हैं, पीआरडी के जवान हैं, होमगार्ड के जवान हैं, सफाई कर्मी हैं, राजस्व विभाग कर्मचारी हैं, जनरल प्रशासन के कर्मचारी अधिकारी हैं। इन सबका टीकाकरण दूसरे फेज में लगेगा। तीसरे फेज में जो टीकाकरण होगा वो 50 वर्ष के ऊपर के लोग, और उसमें भी प्रायोरिटी दी जाएगी जिनके अंदर डायबिटीज या हाइपरटेंशन की कोई बीमारी पहले से है, यानी कि जो प्रायोरिटी ग्रुप होगा। लेकिन वो पहले से जब पंजीकरण हमारे पोर्टल पर कराएंगे तभी लगेगा। आओ और लगवाओ वाला हिसाब नहीं होगा। पहले आपको पंजीकरण कराना होगा, उसके बाद डेट और टाइम दी जाएगी, उसके बाद टीकाकरण होगा। ये टीके जो लगेंगे इनके कोई दूसरी डोज दी जाएगी? इसमें जो अभी तक सूचना है उसमें दूसरी डोज जो है 28 दिन के अंतराल पर लगेगा। इसके बाद बूस्टर लगेगा या नहीं लगेगा अभी संज्ञान में नहीं है। जब टीका आ जाएगा उसके साथ ही प्रोटोटाइप और प्रोटोकॉल सारे आते हैं टीके के। रही बात कौन सा साइड इफ़ेक्ट है, तो जैसे सामान्य टीकों के साथ कुछ साइड इफ़ेक्ट जुड़े होते हैं जो उनके विषाणु और जीवाणु की वजह से होते हैं पहले, दूसरे जो प्रोटीन्स इस्तेमाल होते हैं उनके कारण से, और तीसरा जो उसमें प्रिजर्वेटिव के रूप में केमिकल्स मिलाए जाते हैं उस कारण से। अभी तक जो विश्व की रिपोर्ट है, जो टीके हमारे यहाँ आ रहे हैं कोविशील्ड और कोवैक्सीन, जो स्टडीज अभी तक 3 फेज की हुई हैं, उसमें कोई इस तरह के बड़ी एनाफिलैक्सिस की रिएक्शन नहीं रिपोर्ट हुई है। इंजेक्शन लगने वाली जगह पे सूजन आ जाना, 1 दिन के लिए बुखार आ जाना और थोड़ा बहुत दर्द ये हो सकता है किसी को भय से चक्कर आ जाए, मितली आ जाए, और इसके अलावा कोई बड़ी। इस बीच बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है, जहां पर पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर के आदेशों का पालन हो रहा है। बताया जा रहा है कि चौक थाना प्रभारी इंस्पेक्टर के निर्देश पर विशेष यहां पर अभियान चलाया गया, जहां पर बेतरतीब तरीके से दुकान लगाने वालों पर ये पुलिस की तरफ से कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि दुकान लगाने की वजह से लगातार यहां पर जाम की समस्या खड़ी हो रही थी, जिसको लेकर यहां पर पुलिस ने अभियान चलाया और जिन दुकानदारों ने गलत तरीके से दुकानें लगाई हुई थी, अतिक्रमण यहां पर उनकी तरफ से किया हुआ था, उसको लेकर पुलिस ने यहां पर कार्रवाई की। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं लखनऊ से, और ज्यादा जानकारी के लिए यूपी ब्यूरो आसिफ बेग हमारे साथ ऑनलाइन पर जुड़ गए हैं। आसिफ, यहां पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, जो गलत तरीके से दुकानें लगाई हुई थी उसको लेकर क्या कुछ जानकारी आपके पास?
जी आपको बता दूं आफरीन की लखनऊ कमिश्नरेट के अंदर जो है लगातार जो है अवैध अतिक्रमण और दुकानदारों की वजह से लगातार जाम लग रहा था और इससे लोगों का काफी समय भी बर्बाद हो रहा था, जिसको देखते हुए सम्राट नागरिकों ने कमिश्नर डीके ठाकुर से मुलाकात किया और कार्रवाई की मांग किया कि जिससे जो है जाम की स्थिति न पैदा हो, जिस पर जो है डीके ठाकुर ने निर्देश दिया और इसी के तहत जो है जो प्रति दुकानदार थे उनके खिलाफ कार्रवाई की गई और उन्हें सख्त हिदायत दी गई कि वह सड़क किनारे अपनी दुकानें न लगाएं, ठेला खुमचा न लगाएं, जिससे जो है आम लोगों को जो है आवागमन में दुश्वारियां न पैदा हो। हालांकि इस कार्रवाई से जो है अवैध दुकानदारों में हड़कंप मचा हुआ है और वहीं पुलिस का कहना है कि लगातार जो है इस तरह की कार्रवाई की जाएगी, जिससे जो आम लोगों को जाम की समस्या से जूझना न पड़े। फिलहाल जो है एक मास्टर प्लान भी पुलिस ने तैयार किया है कि अगर इसके बावजूद भी अगर जो है दुकानदार नहीं मानते तो उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा और जुर्माना भी लगाया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए और बने रहिए लोकमंच पर। अब होगी जनता की